हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हमने देखा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस देखेंगे। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ किडनी, तो किडनी के जो फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे हमारा किडनी जो है हमारी, वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है, यानी हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो बॉडी से बाहर फेंकती है। और कुछ काम वो करती है नॉन एक्सक्रीटरी पार्ट भी करती है। एक्सक्रीटरी पार्ट में हमें बॉडी में जैसे हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं। ये इसलिए इनका बॉडी से निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी किडनी जो है, ये यूरिया जो है ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। इन दोनों को जो है वो बॉडी से बाहर फेंकती है किडनी। उसके अलावा नॉन एक्सक्रीटरी जो फंक्शन होता है किडनी का, उसमें उसके अंदर ये किडनी हमारी रेनिन स्क्रीट करती है। रेनिन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। रेनिन को स्क्रीट करती है हमारी किडनी। हमारी किडनी रेगुलेट करती है बीपी को। हमारी किडनी जो है वो एसिड और बेस को मेंटेन करती है, उनके लेवल को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करती है। किडनी जो है वो एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, इसको स्क्रीट करती है। इसके अलावा किडनी हमारी विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी जो है वो ये फंक्शंस करती है। हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी चीजों को जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो बॉडी से बाहर फेंकती है। रेनिन को स्क्रीट करती है, रेगुलेट करती है, बीपी को मेंटेन करती है, एसिड बेस बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो मेंटेन करती है, एरिथ्रोपोइटिन को स्क्रीट करती है, और विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने अभी देखा यूरिया और यूरिक एसिड, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, यूरिया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है और यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो इनको बॉडी से निकलना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे रेनिन, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे किडनी किस तरीके से रेनिन सिक्रीट करती है, कब सिक्रीट करती है, और हम लोग देखेंगे कि बीपी किस तरीके से किडनी जो है वो रेगुलेट करती है। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले रेनिन जो है, रेनिन को हमारी, ये जो रेनिन है, इस हार्मोन को स्क्रीट करते हमारी जेजी सेल्स। ये जो रेनिन है, रेनिन को स्क्रीट करती हैं जेजी सेल्स हमारी। ये जेजी सेल्स और कुछ होती हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये जो जेजी सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं, ये इनके साथ लेसिस सेल्स भी होती हैं। ये तीनों सेल्स आपस में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। डायग्राम से समझते हैं। अगर ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, वो हम स्टडी पर्पस के लिए इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, यानी कुछ इस तरीके से होता है। पीसीटी भी वही होता है और डीसीटी भी वही होता है। अब देखो, ये जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, यहां पे फिर ग्लोमेरुलस बनता है, यहां से इफरेंट आर्टरियोल निकलता है। ये जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल है, इसकी कुछ सेल्स मॉडिफाइड होती हैं, जिन सेल्स को हम लोग जेजी सेल्स बोलते हैं। और ये जो हमारा डीसीटी है, यहां पे भी कुछ सेल्स मॉडिफाई होंगी, और उन सेल का नाम हम रखेंगे मैक्यूला डेंसा सेल्स। यानी जो एफरेंट आर्टरियोल था, वहां पे जो सेल्स मॉडिफाई हुई उनको हमने जेजी सेल्स कहा, और जो डीसीटी में सेल्स प्रेजेंट है जो मॉडिफाई हुई उनको हमने मैक्यूला डेंसा सेल्स कहा। उनके बीच में होती हैं हमारी लेसिस सेल्स। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। यही
यही जो जेजी सेल्स हैं यही आगे रेनिन सिक्रीट करती हैं, यही आगे जाके क्या करती हैं, रेनिन सिक्रीट करती हैं। अब रेनिन सिक्रीट क्यों करती हैं? रेनिन इसलिए सिक्रीट करती है, मान लो हमारी बॉडी का जो है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर गिर गया, अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर गया तो ये रेनिन जो है, ये जो जेजी सेल्स हैं ये सेंस करती हैं, ये सेंसरी सेल्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी का अगर हमारी बॉडी का बीपी गिर गया, बीपी गिरेगा तो एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। बीपी कम होगा तो ब्लड फ्लो भी कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारी जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और ये रेनिन सिक्रीट करेंगी। रेनिन सिक्रीट करने से क्या होगा, देखो हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमें पता है उसके अंदर आरबीसीज हैं, ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा एक और हार्मोन उसके अंदर प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन। ये भी फिल्टर होता है हमारे, जब एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आता है, ब्लड प्लाज्मा में ही एंजियोटेंसिनोजन भी होता है। अब जिस वक्त बीपी हमारा कम है, जब बीपी कम हो गया हमारा, तो ये एंजियोटेंसिनोजन जब छन के आया, जेजी सेल्स ने जो है वो क्या कर लिया, उस वक्त रेनिन सिक्रीट किया। कौन? जेजी सेल्स रेनिन जो है वो सिक्रीट करेंगे, क्योंकि जेजी सेल्स को पता लगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम है। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में, और इसको एस एंजाइम, हमारा एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा। ये लंग्स में होता है, ये इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जब हमारा ब्लड जो है वो ब्लड जब हमारा लेके आया, यानी एक पाइपलाइन है, जब वो ब्लड लेके आई उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स में से एक एंजियोटेंसिन भी है। वो जो है वो छन रहा है, एक छन्नी है जिसमें हम छान रहे चीजों को नीचे डाल रहे हैं, उन्हीं में से एक चीज जो है वो छनी एंजियोटेंसिनोजन। ये नॉर्मली भी छनता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये एंजियोटेंसिनोजन जब छन गया यहाँ पे, जब इसका फिल्ट्रेशन हुआ, तो उस टाइम पे जब बीपी हमारा कम था तो जेजी सेल्स ने पता लगाया कि जो हमारा बीपी कम है, बीपी अगर कम है तो रेनिन सिक्रीट करो। जेजी सेल्स जो है वो रेनिन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। रेनिन सिक्रीट होगा तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कौन कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है लंग्स में। अब जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड, जब ये जस्ट अ सेकंड, अब क्या होता है, जब ये एंजियोटेंसिन सेकंड बना, अब ये जो है ये होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ये ब्लड वेसल्स को जो है वो इनको नैरो करेगा। अब जब ब्लड वेसल नैरो हो गई तो अब हमारा जो है वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का जो हमारा जो है वो नैरो हो गई है। कौन? हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो गई। हम अगर पाइप को देखें, पाइप के अगर हमने जोर से प्रेशर जो है वो, जब हम कभी गाड़ी वगैरह धोते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे से वो दबाते हैं पाइप को, ताकि प्रेशर से जो है वो ज्यादा निकले हमारा पानी। इसी तरीके से वेसो कंस्ट्रिक्टर ये एंजियोटेंसिन सेकंड भी कन्वर्ट करता है, ब्लड वेसल्स को जो है वो नैरो करता है, इसीलिए हम लोग इसको वेसो कंस्ट्रिक्टर कहते हैं। और दूसरा काम क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटाशियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम और पोटाशियम का रीएब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगा तो वाटर भी जो है वो इनके साथ साथ जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा, और वाटर बढ़ेगा तो हमारा जो है वो प्लाज्मा जो है वो, हमारे प्लाज्मा में वाटर जब ज़्यादा आएगा तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट में ज़्यादा ब्लड आया तो वो ज़्यादा ब्लड छोड़ेगा, इसको कार्डियक आउटपुट इसका जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना ब्लड उसमें हार्ट में आया वो उतना ज़्यादा जो है वो बाहर निकालेगा। जितना ज़्यादा जो है वो ब्लड आएगा उतना ज़्यादा जो है वो ब्लड हमारा जो है वो हार्ट जो है वो बाहर निकालेगा। इसी को हम लोग फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी कहते हैं।
फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आएगा उतना ब्लड जो है वो हार्ट बाहर निकालेगा। इस तरीके से हमारा जो है वो जब बीपी कम होता है इस तरीके से वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है एंजियोटेंसिन सेकंड और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हमारा जो है वो सोडियम और पोटाशियम के जो है वो इसको बढ़ाता है। और उसके अलावा क्या होता है, तीसरी चीज ये होती है कि बॉडी जो है वो ADH की सिक्रीशंस को बढ़ा देती है। बॉडी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशंस को बढ़ा देती है। एंटी डायूरेसिस नहीं होगा, यानी बॉडी से जो वो यूरिन नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगा हमारा, क्या बढ़ेगा हमारा प्लाज्मा में ब्लड बढ़ेगा। प्लाज्मा में ब्लड बढ़ेगा तो हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। जब ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो जो हमारे जो है वो प्लाज्मा में ज़्यादा वाटर आएगा, प्लाज्मा में ज़्यादा वाटर आएगा तो ज़्यादा हार्ट पे जो है वो के पास वाटर जाएगा, ये ब्लड जाएगा और ज़्यादा हार्ट जो है वो हमारा ब्लड को जो है वो बाहर निकालेगा और इस तरीके से बीपी जो है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। बीपी जो है वो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारी किडनी जो है वो फंक्शन करती है, इस तरीके से जो है वो इसको कंट्रोल करती है हमारे बीपी को। इसके अलावा हमने बात की थी कि किडनी जो है वो हमारे वाटर को भी, फ्लूइड्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, हमारी बॉडी से अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर निकल रहा है तो बॉडी जो है वो ADH वगैरह को जो है वो रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो है वो ज़्यादा वाटर नहीं निकलता है। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन, सोडियम ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास होगा, लेकिन बॉडी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करती है इस सब का, जिससे हमारे वाटर और फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा फिफ्थ फंक्शन जो है वो हमने कहा था हमारी एसिड और बेस को मेंटेन करती है हमारी किडनी। यानी अगर बॉडी में किडनी क्या करती है, किडनी हमारे हाइड्रोजन आयंस को जो है वो एब्जॉर्ब भी करती है और सिक्रीट भी करती है। इसी तरीके से हमारे बाइकार्बोनेट्स HCO3 नेगेटिव, इनको भी रीअब्जॉर्ब भी करती है, सिक्रीट भी करती है। यानी मान लो हमारी बॉडी के अंदर कंडीशन हो गई, हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो है वो एसिडिक कंडीशन हो गई, हाइड्रोजन आयन जब भी बॉडी में ज़्यादा होगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। उस टाइम पे बॉडी क्या करेगी, बॉडी सिक्रीट कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी हमारा यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन आयन को। और अगर हमारा जो है वो बॉडी जो है वो मतलब उसकी अल्कलाइन कंडीशन ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में हमारे हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी में। उसके अलावा हमने बात की थी कि हमारी जो किडनी है, किडनी एक और काम करती है। क्या काम करती है कि किडनी जो है वो हमारी इरिथ्रोपोइटिन को भी रिलीज करवाती है। इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन भी करती है। इरिथ्रोपोइटिन कब सिक्रीट होता है, जब हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया यानी लेस जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में, यानी हमारी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारा PCT से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है, जब हमें हाइपोक्सिया होता है, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब हम लोग हाई अल्टीट्यूड्स वगैरह में जाते हैं तो उस वक्त हमारी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन उस वक्त रिलीज़ होता है, क्योंकि RBCs का नंबर जो है वो कम हो जाता है और RBCs का नंबर हमें बढ़ाना होता है। हमें पता है एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ RBCs में हेल्प करता है। एनीमिया के टाइम जो है वो हमारा जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। एनीमिया यानी RBC या और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया के टाइम भी जो है वो रिलीज हो जाएगा हमारा एरिथ्रोपोइटिन, जिसकी वजह से RBCs बढ़ेंगी तो हमारा जो है वो एरिथ्रोपोइसिस होगा तो RBCs नॉर्मल जो है वो मेंटेन हो जाएंगे। उसके अलावा 7th फंक्शन जो है वो विटामिन D के फॉर्मेशन में बी किडनी हेल्प करती है। विटामिन D के फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प करती है, जो हमारा डाइट वगैरह में जो हम लोग विटामिन लेते हैं, जो विटामिन D है, विटामिन D अगर हम लोग डाइट में लें या सन से लेते हैं तो इस विटामिन D को हम लोग डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। ये सबसे पहले विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल
कॉलीकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में हम डाइट में लेते हैं, या तो किसकी फॉर्म में लेते हैं हम लोग, या तो डाइट की फॉर्म में, या सन से जो हम विटामिन डी लेते हैं वो विटामिन D3 की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो ये हाइड्रोक्सीलेशन होती है, इसकी हाइड्रोक्सीलेशन होती है 2 बार, यानी इसके साथ OH ग्रुप जो है वो जुड़ेगा, फिर जाके ये एक्टिव फॉर्म में कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो उसके साथ 2 बार जो है वो 2 बार उसकी जो है वो हाइड्रोक्सीलेशन होगी, यानी OH जो है वो इसके साथ 2 बार जुड़ेगा। एक बार जो है वो लिवर में जुड़ेगा, सबसे पहले कॉलीकैल्सिफेरॉल के साथ हमारा एंजाइम 25 हाइड्रोक्सीलेज जुड़ेगा, 25 हाइड्रोक्सीलेज जुड़ेगा। 25 हाइड्रोक्सीलेज जब कॉलीकैल्सिफेरॉल के साथ, और ये कहाँ पे, लिवर में प्रेजेंट होता है, तो ये बनेगा हमारा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। जो हमारा विटामिन डी है, जब हम इसको लेते हैं डायरेक्टली डाइट से या सन से, तो ये कॉलीकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में होता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो इसका 2 बार जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होता है, OH ग्रुप जुड़ता है इसके साथ। पहला ग्रुप जो है वो जुड़ता है हमारे लिवर में, जो कि 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इसको अपने इसके साथ OH जोड़ता है, तो ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा एक दूसरी जगह किडनी में दूसरा एंजाइम 1 अल्फा डीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो ये जुड़ता है किडनी में 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल के साथ, और इसको कन्वर्ट करता है 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में। और ये होती है हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। इस फॉर्म में फिर हमारी बॉडी जो है वो इसको एब्जॉर्ब करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द किडनी जो है वो विटामिन डी के फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प करती है। जब हम विटामिन डी लेते हैं तो वो विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल का दो बार हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक बार लिवर में होता है, 25 हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में, और दूसरी बार किडनी में जो है वो इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और वहाँ पे 1 अल्फा डीहाइड्रोक्सिलेज इसके साथ जुड़ता है और इसको 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3। इस तरीके से ये फंक्शंस जो थे हमारी किडनी के थे। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो GFR है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।